मजेदार मजेदार 20 मिनट मजेदार चीज तो मिल गई, अब कौन आगे बढ़े। ठीक है, शुरू हो गया। चलिए तो हेलो फ्रेंड्स, तो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की दूसरी क्लास आज है, तो शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास हमने ख़त्म किया था वहीं शुरू करते हैं। ठीक, अपन फ्रांसीसी जो था, फ्रेंच था, वहाँ शुरू करते हैं। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं फ्रांसीसी। देखो, फ्रांसीसी कंपनी भी आई थी अपने भारत में, फ्रांसीसी कंपनी। तो फ्रांसीसी कंपनी का जो मेन आता है, आपको किस शासनकाल में आई थी, ये एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि लुई 14 के शासनकाल में क्या आया था, कि शासनकाल में फ्रांसीसी कंपनी का गठन किया गया था। या लुई 14 के एक मंत्री थे, उन्होंने बोला था कि भैया एक कंपनी हमारे पास भी होनी चाहिए, व्यापारिक कंपनी होनी चाहिए। तो उस व्यापारिक कंपनी का जो नाम था, कंपनी एंड द ओरिएंटल, कंपनी एंड द ओरिएंटल, कंपनी का नाम था। जो फ्रेंच कंपनी थी उसका नाम था कंपनी एंड द ओरिएंटल। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बात यह कि ये जो कंपनी थी, कंपनी एंड द ओरिएंटल, ये सरकार के द्वारा ही, जो सरकार इट मीन्स जो फ्रांस की सरकार थी उसी के द्वारा क्या किया गया था, इसे गवर्न किया जा रहा था, उसी के द्वारा शासित किया जा रहा था, और उन्हीं के द्वारा इसका वित्त पोषण किया जा रहा था, उन्हीं के द्वारा फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा था। तो सरकार के द्वारा ही क्या किया था, शासन और वित्त पोषण इट मीन्स फंड प्रोवाइड कराया जा रहा था। शासन इट मीन्स गवर्नेंस एंड वित्त पोषण इट मीन्स फंड। तो देखो, कंपैरिजन करो, अंग्रेजों की जो कंपनी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, और फ्रांस की कंपनी क्या है, एक गवर्नमेंट कंपनी। तो देखो दोनों के बीच में डिफरेंस। तो भाई इसके ऊपर, यानी ये जो कंपनी एंड द ओरिएंटल है, इसके ऊपर किसका ज्यादा अधिकांशक नियंत्रण रहेगा, सरकार का। मतलब ये कभी भी ऑटोनमस होकर के, कभी स्वायत्त होकर के काम नहीं कर पाएगी, और यही मुख्य कारण है इसका कि आपको ये देखने को मिलता है आने वाले समय में ये थोड़ा फेल भी होगी। ठीक है, शुरुआत ही फेल होने के नींव से शुरू हो रही है, बिकॉज ऑफ सरकार का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। जो आपके PSU है अभी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनका फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में थी। तो जैसे आज से आप उस टाइम को इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करो। तो देखो, अब इन्होंने बोला कि भाई अब हम क्या करें, लेकिन इनका जो था ना पहला फ्रेंच का, ये भारत इनका नहीं था मेन। ये भारत में अपना उपनिवेश, अपनी कॉलोनी नहीं स्थापित करना चाहते थे। कहाँ पे कॉलोनी स्थापित करना चाहते थे, मोजाम्बिक में। ठीक है, तो फ्रांस जो है, जो फ्रांसीसी जो कंपनी, वो कहाँ पे पहले मोजाम्बिक में गई थी, और मोजाम्बिक कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऐसा कुछ आप देख लीजिए। जैसे ये अफ्रीका, जैसे मान लीजिए बड़ा खतरनाक अफ्रीका है ना, ये मान लीजिए ये मेडागास्कर है, और यहाँ पे आपका क्या है, मोजाम्बिक है। ठीक है, अफ्रीका है, ये मेडागास्कर हो गए, ये आपका मोजाम्बिक हो गए। तो यहाँ पे यानी ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में पहले अपना क्या करना चाहते थे, उपनिवेश, अपनी कॉलोनी बनाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुए, सफल नहीं हुए। क्यों सफल नहीं हुए, बिकॉज ऑफ यहाँ की कुछ लोकल ट्राइब थी जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, तो जिसके कारण वो यहाँ पे सफल नहीं हुए। तो उन्होंने अपना दूसरा उपनिवेश फिर किसको चुना, भारत को। ठीक है, तो मोजाम्बिक में ये उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। आज जब मोजाम्बिक में उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे, तो इन्होंने दूसरा अपना चुना, क्या, भारत। तो भारत में 1764 में, 1764 में ये आए, और इन्होंने पहली अपनी व्यापारिक कोठी, मतलब 1764 में ये कंपनी बनी थी, और 1768 में, 1768 में, ठीक है, इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी कहां पे खोली, सूरत में।
17 की जगह 16 कर लेना, 17 तो पूरा वही हो जाएगा, खत्म हो जाएगी इनकी कंडीशन, नहीं बोला कहीं तो 1668, ठीक है। हाँ फिर तो खत्म हो जाती, 1764 मतलब क्या है, ठीक है। तो 1668 में क्या किए थे, इनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनी थी, सूरत। तो क्वेश्चन आपसे ये बनेगा कि फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा उनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो सूरत में की गई थी। कब की गई थी, 1768 में। क्वेश्चन बनेगा दूसरा, क्या फ्रांसीसी कंपनी शुरुआती स्तर पे ही भारत आना चाहती थी, तो नहीं, कहाँ आना चाहती थी, मोजाम्बिक, ठीक है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। अब यहाँ पे इसके बाद अब अपन आते हैं, देखो मेन मुद्दा है ना आपका अंग्रेजी और फ्रांसीसी जो युद्ध हो रहा है, वो है आपका मेन टॉपिक, ठीक है, वहीं से आपको देखना है। अब अपन शुरुआत करते हैं कि अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो जो सारी चीजें होगी वो अपन इसको देखते चलते। तो देखो जैसे आपको पता है कि अंग्रेजी कंपनी भी, चाहे ब्रिटेन की जो कंपनी अंग्रेजी कंपनी भी किस लिए आई थी यहाँ पे, व्यापार करने। फ्रांसीसी कंपनी भी किस लिए आई थी, व्यापार करने। केवल और केवल इनका उद्देश्य क्या था, ट्रेड करना, और ट्रेड से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने। लेकिन ऐसे सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां बनी जिनसे क्या हुआ, ये भारत की आंतरिक जो स्थिति थी, या कि भारत का जो आंतरिक मैटर था, इंटरनल मैटर, इंटरनल इश्यूज, वहां पे इन्होंने क्या करने लग गए, इंटरफेयर करने लगे, हस्तक्षेप करने लग गए, जिसके आधार पर आपको दोनों जो कंपनियां हैं, व्यापारिक कंपनी, दोनों मेन आपकी नौसैनिक कंपनियां जो हैं, उनके बीच आपको युद्ध देखने को मिलता है। और 20 साल तक ये युद्ध चला है, 20 साल तक ये युद्ध चला। और यही युद्ध ने बताया कि आखिरकार अब भारत का अगला मालिक कौन होगा। इसलिए कर्नाटक युद्ध का अपना महत्व है। कर्नाटक युद्ध सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होती चूंकि इसने भारत की अब दिशा निर्धारित की है कि भारत पे आखिरकार कौन रूल करेगा, ठीक। तो आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या 20 साल तक आपको युद्ध देखने को मिलता है। और जब 20 साल तक आपको युद्ध देखने को मिलता है, तो अब चूंकि आप दोनों को मालूम है, आपको मालूम है कि भैया ये आए थे व्यापारिक उद्देश्य से, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और हस्तक्षेप ही आपको देखने को मिलता है, हस्तक्षेप के माध्यम से दोनों आपस में युद्ध करें, और उसके बाद एक जो थी फ्रांसीसी कंपनी सदा के लिए हार गई, फ्रांसीसी कंपनी हार गई। और फिर अगला कौन शासक बना, अंग्रेज शासक बने, ठीक। आंतरिक मामला मतलब भारत के आंतरिक मामलों में, भारत, अब देखेंगे, अभी अपन देखेंगे कि किस तरीके से आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। देखो अब इस चीज को और समझो, अगर आप चाहते हो कि आपको व्यापारिक लाभ मिले, तो उसके लिए आपके पास क्या, पावर होना जरूरी है। जिसके पास पावर है उसी को प्रॉफिट है। आज के टाइम पे बिजनेसमैन भी है, अगर उसका कोई लोग है जो लीडरशिप में है, तो उसे क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो भाई अब ये क्या है, व्यापार नहीं कर सकते जब तक इनके पास शासक वर्ग में ना ये आ जाए, ठीक है। क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई इनको लायबिलिटी चाहिए, जिसके आधार पे ये क्या कर सके और ज़्यादा व्यापार कर सके। तो भाई अब ये दोनों चाह रहे हैं कि भारतीयों के राजनीतिक मामलों में उनके पास घुसे और उनके साथ गठजोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा उनसे फ़ायदा कमाएं, सुनहला पत्र प्राप्त करना, उनसे बहुत सारी चीज़ें रियायतें प्राप्त करना, छूट मिल जाना, ठीक है, कोई क्षेत्र मिल जाना, कोई क्षेत्र जैसे लीज में मिल गया, ताकि वहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर सके। अभी शुरुआती स्टेज है, तो बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते कि शासकों का पूरी तरीके से विरोध नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम में विरोध करेंगे, ठीक, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब अपन आते हैं कि भाई कौन से आंतरिक मामले हैं जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, कहानी है लेकिन कहानी का अपना एक महत्व है, ठीक है। कहानी नहीं समझेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। देखिए 2 क्षेत्र हैं,
अपन सबको मालूम है कि कर्नाटक और हैदराबाद दो क्षेत्र है। हैदराबाद मतलब जो दक्कन का क्षेत्र है, डेक्कन वाला क्षेत्र, और वहां पे कौन थे? हैदराबाद में किनका शासन था? निजाम का शासन था। तो यहां पे हैं निजाम उल हक और इनका नाम है आसफ शाह या कि आसफ जाह, ठीक है। तो जो निजामुल मुल्क है इनका नाम क्या है? आसफ जाह। और वहीं कर्नाटक के नवाब है, कर्नाटक के भी नवाब है जिनका नाम है सादत उल खां। ये दो व्यक्ति कर्नाटक के नवाब कौन हो गए? सादत उल खां, और हैदराबाद के निजाम हो गए आसफ शाह या कि आसफ जाह, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं आपको मेन देखने को मिलते हैं और इन्हीं के बीच अब कहानी शुरू होती है। देखिए हैदराबाद जो था अब ऐसे टाइम पे आ गया था कि अब ये मुगलों का बहुत ज़्यादा मुगलों के अधीन नहीं था, ठीक है। अब चूंकि मुगलों के पास अब इतनी शक्ति भी नहीं बची थी, तो जब मुगलों के पास उतनी शक्ति भी नहीं बची तो अब मुगलों के अधीन भी अब हैदराबाद है नहीं, और जब हैदराबाद मुगलों के अधीन नहीं है तो ये क्या है? अर्धशासक है उसमें। और ऐसे ही क्या है कर्नाटक भी, देखो जैसे हैदराबाद मुगलों के अधीन था वैसे ही कर्नाटक हैदराबाद के अधीन था। लेकिन अब कर्नाटक भी क्या कर रहा है? कर्नाटक भी अब हैदराबाद की गुलामी नहीं चाहता है, अब वो भी अब स्वतंत्र शासन चाहता है। और देखो स्वतंत्र शासन आपको किस कंडीशन में मिलेगा? जब आप अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर पाओगे। अगर आप अपना उत्तराधिकारी अगर नियुक्त नहीं कर पा रहे हो तो आप स्वतंत्र नहीं रह पाओगे। तो अब कर्नाटक का जो नवाब है सादतुल्ला खां, अब ये चाह रहा है कि जो भी है वो अब मेरा व्यक्ति चुना जाए, उत्तराधिकार कौन सा होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो अब ये क्या कर रहा है? ये अपना उत्तराधिकारी चुन रहा है, ठीक है। तो उत्तराधिकारी इसने किसको चुना? दोस्त अली, जो क्या है इसका भतीजा है सादतुल्ला खां का। दोस्त अली क्या है? भतीजा है। अब दिक्कत ये हो जा रही कि दोस्त अली तो चुन लिया गया, लेकिन इसी टाइम पे 1741 में 1741 में क्या हुआ? मराठों ने आक्रमण कर दिया। कहां पे? कर्नाटक में। कर्नाटक में 1741 में मराठों ने आक्रमण कर दिया और ये दोस्त अली को मार दिया। और जो सादतुल्ला खां का दामाद था चंदा साहब, उसको गिरफ्तार कर लिया, बंदी बना करके अपने साथ ले गए, ठीक। देखो क्या है अब यहां पे, इसलिए मैं बोल रहा हूं जब आप आंतरिक मामलों की बात कर रहे हो तो किसके आंतरिक मामले? भारत के किस क्षेत्र के आंतरिक मामले की बात कर रहे हैं? दोनों अब कहां आंतरिक मामला? ये है कर्नाटक और हैदराबाद। इनके आंतरिक मामलों में अब हस्तक्षेप करेगा कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आंतरिक मामले, और आंतरिक मामले को समझाने से पहले आप इन चीजों को समझिए कि आखिरकार वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए पहले। 1741 में 1741 में मराठों ने क्या किया? कर्नाटक पर आक्रमण, और कर्नाटक पर आक्रमण करके क्या किया इन्होंने? दोस्त अली को मार दिया, दोस्त अली को मार दिया। और जो सादतुल्ला खां का दामाद था, कौन था? चंदा साहब, चंदा साहब को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो भाई साहब अभी यहां पे क्या हो गए? सारे के सारे पर्चे अब इनके खुल गए, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो अब क्या है, कर्नाटक का जो नवाब बनने वाला है, दोस्त अली मारा गया और चंदा साहब गिरफ्तार हो गए। तो अब ये हैदराबाद का जो निजाम है अभी ये होशियारी खेला, इन्होंने बोला कि भाई फिर से अब मेरे पास मौका है कि मैं कर्नाटक के ऊपर क्या कर लूं, फिर से अपना अधिकार बना लूं। इसके लिए क्या किया इन्होंने? एक अपना व्यक्ति
हैदराबाद ने एक अपना व्यक्ति, किसको, अनवरुद्दीन को क्या कर दिया, कर्नाटक का नवाब बना दिया। ठीक है, अनवरुद्दीन को क्या बना दिया, कर्नाटक का नवाब। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है ना, कि भाई अब हैदराबाद के जो निजाम में मौका, उन्होंने देखा कि भाई इनके पास तो उत्तराधिकारी है ही नहीं, तो ये किसको बनाएंगे, तो अब मेरे पास मौका है कि मैं क्या कर दूं, अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दूं। तो अनवरुद्दीन को क्या किया इन्होंने, कर्नाटक का नवाब बना दिया। यहां तक की पूरी कहानी में आपको देखने को मिल रहा है अंग्रेज और फ्रांसीसियों का कोई रोल नहीं है, और दोनों अपने व्यापार में मस्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम लोग लड़ो मरो जो भी करना है करते रहो, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दिक्कत तब होगी जब यूरोप में युद्ध होना शुरू होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से शुरू होता है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो आपको देखने को मिलता है 1746 से 48 तक। कर्नाटक का पहला युद्ध जो हुआ है आपका 1746 से 48 तक, और ये वाला युद्ध ही शुरू होता है जब यूरोप में फ्रांसीसी और आपकी अंग्रेजी कंपनी ब्रिटेन, फ्रेंच और ब्रिटेन जो है आपस में वहां पे संघर्ष करते हैं, किसके लिए, ऑस्ट्रिया को लेकर के, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के। भाई मतलब ये युद्ध की शुरुआत कैसे हो रही है, ये युद्ध की शुरुआत हो रही है कि ऑस्ट्रिया पे किसका अधिकार होगा, ब्रिटेन का होगा कि फ्रांस का होगा, इसको लेकर के शुरुआत कहां पे हो रही है, यूरोप में। दोनों मेन सरकारें लड़ रही हैं, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों मेन सरकार लड़ रही हैं, और उसका प्रभाव आपको भारत में देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखो यूरोप में आपका लड़ाई शुरू हुई, तो जो भारत में जो दोनों कंपनियां उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया, समझ रहे हो। तो भाई यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष हुआ, और यहां पे भारत में क्या किया, ये भारत में दोनों कंपनियों ने आपस में संघर्ष शुरू कर दिया। दोनों कंपनियों ने युद्ध किया। ठीक है, भारत में दोनों कंपनियों ने क्या कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया, और ये युद्ध अपने में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां पे है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, और डुप्ले क्या है, फ्रांसीसियों का सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर है, जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए। ठीक है, तो डुप्ले ने क्या किया है कि अंग्रेज सबको हरा हुरू के काम कर डाला है, और नवाब को, जो कर्नाटक के नवाब थे, उनको क्या कर दिया, थोड़ा बहुत फायदा पहुंचा दिया। लेकिन कर्नाटक के नवाब को लगा कि भाई ये जो बातें बोल रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ संदेह है, आने वाले समय में कि ये क्या करेगा, हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है डुप्ले, क्योंकि इसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं। नवाब को बोल रहा है कि अरे हम आपको ये भी दे देंगे, हम जीत करके अंग्रेजों से जो जो व्यापारिक कोठियां हैं वो सब हम आपको देते जाएंगे। तो नवाब का दिमाग चला कि भाई ये तो अभी ऐसी बातें बोल रहा है, उनको हराएगा, और हम तो वैसे भी हारे हुए हैं, तो क्यों ना इसकी शक्ति बढ़ने से पहले ही हम इसके ऊपर आक्रमण कर दें। ठीक है, तो कर्नाटक के नवाब ने क्या किया, अब शुरू किया। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध में जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो सेंट थोमे का युद्ध होता है। ये युद्ध आप लोग जरूर याद रखिए, क्वेश्चन सीधे पूछ देगा, भाई सेंट थोमे का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच में या किन दो शक्तियों के बीच में हुआ था। तो अब यहां पे आता है सेंट थोमे का युद्ध, जो होता है आपका 1748 में, 1748 में। और किन किन दो के बीच में हुआ था, यह हुआ था फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के विरुद्ध। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन। तो जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, वो कर रहा था पैराडाइज। पैराडाइज कौन था, एक फ्रेंच सेनापति था। ठीक है, तो उसने क्या किया, नेतृत्व किया। यहां पे आप आ जाइए, मान लीजिए इधर कहीं पे दूसरी जगह, और यहां पे है महफूज खान। ठीक है, तो कर्नाटक के नवाब
कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन का नेतृत्व कौन कर रहा था? महफूज खां। और यहाँ पे फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? पैराडाइज। ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में क्या हो रहा है भाई? पैराडाइज के तरफ से केवल 230 फ्रांसीसी सेना और 700 भारतीय सेना शामिल हुई। ठीक है, 230 फ्रांसीसी सेना और 700 भारतीय सेना, केवल ये दो शामिल हुई। लेकिन जो महफूज खां की तरफ से कितने? 10,000 की सेना शामिल हुई। यानी नवाब ने अपनी कितनी? 10,000 की सेना उतारी और फ्रांसीसी पैराडाइज ने केवल 230 फ्रांसीसियों को पकड़ा और 700 भारतीयों को पकड़ा और वो युद्ध में उतर गए। और दोनों में से किसकी जीत हुई? फ्रांसीसी सेना की। ठीक है, इनकी जीत हुई। अब देखो यहां से क्या महत्वपूर्ण अंतर पड़ रहा है। यहां से अब नौसैनिक प्रतिष्ठा दिख रही है कि भाई जिसके पास नेवी ज्यादा मजबूत है वो जीतेगा, जिसके पास आधुनिक हथियार है वो जीतेगा। अब संख्या महत्वपूर्ण नहीं हो गई, हथियार महत्वपूर्ण हो गए। घुड़सवार महत्वपूर्ण नहीं है, तोपखाने महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस युद्ध ने बताया कि भैया संख्या नहीं है महत्वपूर्ण, क्या है। और मध्यकालीन जो राजा हैं, मध्यकालीन नवाब हैं, अब वो नहीं जीत सकते संख्या बल के आधार पे। तो ये युद्ध देखो कितना, बिल्कुल यहाँ कहाँ 1000 भी नहीं हो रहे और यहाँ 10,000 है, 10 गुना ज्यादा फौज। उसके बावजूद कौन जीत रहा है? ये जीत रहे हैं। ठीक, तो कितना अंतर है। तो सेंट थोमे का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये निर्णायक युद्ध हुआ है, जहां पे कर्नाटक के नवाब के पास अब क्या है? उतनी शक्तियां नहीं। अब कर्नाटक का नवाब चुपचाप बैठा है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, इसी टाइम यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में एक संधि हो रही है। अब देखो कनेक्ट करते चलना है, ठीक है, चीजों को। यूरोप में एक संधि हो रही है जिस संधि का नाम है ए ला सापेल की संधि। ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा ए ला सापेल की संधि किन किन के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ए ला सापेल की संधि आपको देखने को मिलती है किन किन दोनों के बीच में? फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। दोनों देशों के बीच में संधि हो रही है और दोनों देशों के बीच में संधि में क्या निर्णय लिया जा रहा है? दोनों देशों के बीच में संधि में निर्णय लिया जा रहा है कि भाई जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त। अब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का कोई युद्ध नहीं है, मैटर क्लियर हो गए। साथ में ये बोला कि मद्रास किसको दे दिया जाएगा? अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। संधि में हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को दे दिया जाएगा और फ्रांसीसियों के पास क्या आएगा? अमेरिका का एक उनका उपनिवेश जो पहले था, लुई वर्ग। ठीक है, क्लियर है यहां तक कि भाई इस संधि में यह बोला गया कि भाई मद्रास किसको प्राप्त होगा? अंग्रेजों को प्राप्त होगा। और फ्रांसीसियों को क्या प्राप्त होगा? अमेरिका का उनका एक उपनिवेश, अमेरिका की उनकी एक कॉलोनी जिसका नाम है लुई वर्ग। और ये दोनों के बीच में संधि हुई और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया और दोनों के बीच में मैटर क्लियर। भारत में भी मैटर क्लियर और कर्नाटक का प्रथम युद्ध इसी के तहत समाप्त। बिल्कुल, देखो अब मान लो तुम्हारे पापा हैं और तुम्हारे पड़ोसी हैं, दोनों के बीच में क्या है? युद्ध हो रहा है और तुम बैठे हो और मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बहुत ज़्यादा यहाँ दोनों के बीच में प्रेम है ना। लेकिन अब वहाँ पापा और तुम्हारे वो पड़ोसी लड़ रहे हैं, तो यहाँ से तुम्हारी वाली बोलने लग जाएगी, देखो तुम्हारे पापा इतने खराब हैं, बदतमीज हैं, एक नंबर के घटिया आदमी है, क्या है भाई। तो उसके बाद तुम क्या बोलोगे? यार तू कैसी बात कर रही है? दोनों खट्टी हो जाओगे, दोनों लड़ने लग जाओगे। दोनों के बीच में वहां तुम्हारे पापा और उनके बीच में हुआ युद्ध, यहाँ तुम दोनों के बीच में युद्ध हुआ। वहां तुम्हारे पापा वो अंकल के बीच में सुलह हुआ, तुमने यहाँ पे सुलह कर दिया।
बोला कि ठीक है भाई, वो दोनों सुलह कर लिए, हम भी सुलह कर लेते हैं। तो वहां पे युद्ध हो रहा है और चूंकि तुम उन्हीं के हो, प्रॉक्सी हो, ठीक है, क्लियर है। क्या कर सकते हो भाई, ऐसा ही चलता है, लड़ता कोई है भरता कोई है, होता है ना, वही है भाई। तो इस तरीके से कर्नाटक का प्रथम युद्ध कंप्लीट, कुछ खास नहीं हुआ है इसमें। यानी अंग्रेज और फ्रांस दोनों, अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों बराबर के उसमें खड़ी हैं, न किसी के पास ज्यादा ताकत न किसी के पास कम ताकत, ठीक है। अब देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, द्वितीय, हाँ सन कहते हैं, 1749 से 1754। अरे परेशान मत हो यार, तुम्हारी सारी भावनाओं को ध्यान रखा जाएगा, सारे सन लिखाए जाएंगे, है ना। तो अब 1749 से 1754, अब देखो यहां पे क्या महत्वपूर्ण हो रहा है, अचानक से निजाम साहब टपक लिए। निजाम साहब कौन थे? आसफ शाह। आसफ शाह की क्या हो गई? मृत्यु। बताओ, इतने अच्छे आदमी थे, है ना, निपट लिए। इतने में मराठों ने क्या काम किया, मराठों ने भी खतरनाक रोल निभाया। मराठों ने बोल दिया कि चंदा साहब को हम छोड़ दिए, मराठों ने चंदा साहब को छोड़ दिया, ठीक है। अब समझिए, मराठे भी मजा लेना चाह रहे थे, मराठे भी बोले कि ठीक है यार वो मरा है। और चूंकि आसफ शाह के द्वारा क्या हुआ था, कर्नाटक का नवाब नियुक्त किया गया था अनवरुद्दीन। अब जब कर्नाटक का, अब जब निजाम ही नहीं रहे तो कर्नाटक का नवाब का क्या रोल, ठीक है। और उतने में चंदा साहब आ गए, तो अब कर्नाटक में दोनों को लेकर के युद्ध, दोनों को लेकर के समस्या। तो यहां चंदा साहब आए तो यहां पे अनवरुद्दीन, दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है। कर्नाटक का जो नवाब पहले था, कर्नाटक का जो था दामाद था, ठीक है, सादतुल खां का दामाद था कौन? चंदा साहब, जिसको गिरफ्तार कर लिया था मराठों ने 1741 के युद्ध में। अब उनको उन्होंने छोड़ दिया, जो बंदी बना के रखा था उनको छोड़ दिया। तो भाई अब जब ये आएगा तो अपना अधिकार मांगेगा ना, कि भाई लेजिटिमेट तो अधिकार हमारा था चूंकि हम दामाद। अब तुम कहाँ, तुम्हारा जो तैयार किया था आसफ शाह, जो तुमको तैयार किया था वो तो निपट लिया। तो अब अनवरुद्दीन भी यहाँ पे क्या हुए, अनवरुद्दीन भी अब यहाँ पे लपेटे में आ गए कि मरा, कहीं का निजाम है लपेटे में, कहीं का निजाम आ रहा है, कहीं का नवाब आ रहा है, निजाम मरे, कर्नाटक के नवाब लपेटे में आ गए। इसी को बोलते हैं राजनीति, कहीं कुछ हो रहा है उसका कहीं पे कुछ और असर पड़ रहा है। तो अब देखो, जब ये निजाम साहब मर रहे हैं तो भाई इनके भी कुछ है ना उत्तराधिकारी। इनका बेटा है जिसका नाम है नासिर जंग। हाँ चंदा साहब जब दामाद थे ना सादतुल खां के, शुरू में अपन करे थे ना कि चंदा साहब दामाद थे और वो भतीजे थे दोस्त अली। और भाई दामाद को उठा करके लेके चल दिए थे खातिरदारी करने की, चलो भाई दामाद, दामाद की होती ना खातिरदारी। भैया बेटा था नासिर जंग, और भांजा एक ये भी उछल कूद मचाए डाल रहा था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो अब दो जगह युद्ध हो रहा है, समझो, दो जगह विद्रोह शुरू हो रहा है। आपके हैदराबाद में हो रहा है नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच, दोनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध, कि भाई नासिर जंग बोल रहा है मैं बेटा हूं, मेरे को मिलना चाहिए। भांजा उछल कूद मचा रहा है कि नहीं भाई मैं भी तो, हमरे मामा है, मामू जान, कहाँ तुम कर रहे हो, ठीक। तो मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच यहाँ पे शुरू हुआ, और यहाँ पे चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच शुरू हुआ, दोनों जगह। अब ये देखा भाई डुप्ले ने, बोला कि अभी मौका है, इसका फायदा उठाया जाए। तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने यहां पे साथ दिया किसका, चंदा साहब का, और यहां पे साथ दिया किसका, मुजफ्फर जंग का।
ठीक है, 2 व्यक्तियों का साथ दे रहा है डुप्ले, चंदा साहब का साथ दे रहा है, ठीक है, और साथ दे रहा है मुजफ्फर जंग का। 2 व्यक्तियों का साथ दे रहा है डुप्ले, मुजफ्फर जंग प्लस आपको देखने को मिलेगा चंदा साहब। मतलब अब ये तीनों क्या हो गए, संयुक्त सेना बना लिए। ठीक, यहां तक नोट कर लो, ये तीनों मिलकर के क्या कर लिए, संयुक्त सेना बना डाले। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर जब ये तीनों ने सेना बना ली तो अब ये बोले कि अब हमें क्या करना चाहिए, अनवरुद्दीन के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर के पास अपनी ताकत, चूंकि भाई फ्रांस तो पहले ही जीत चुका है ना, समझ रहे हो। यही तो बोल रहे हैं कि भाई कर्नाटक का जो नवाब है अब उसके पास उतनी ताकत बच नहीं रही है, बाकी लोगों के पास उतनी ताकत नहीं बच रही, क्योंकि फ्रांसीसी सेना और अंग्रेजी सेना ये अब क्या है, ये किंग मेकर बन गई हैं, ये राजा बनाने वाली हैं। ठीक है, तो अब डुप्ले ने बोला कि भैया मुजफ्फर जंग का यहाँ साथ देंगे और यहाँ चंदा साहब का साथ देंगे, और दोनों का साथ दे करके क्या कर दिया इसने, अब ये युद्ध कर रहा है किससे, अनवरुद्दीन से। ठीक है, तो युद्ध शुरू होता है और युद्ध के जगह का नाम आप कर लीजिए अंबूर का युद्ध। महत्वपूर्ण आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, अलग अलग युद्ध को सीरियल में सेट करने के लिए भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब यहां पे हो रहा है अंबूर का युद्ध। अंबूर का युद्ध 1749 में, 1749 में क्या हुआ, अंबूर का युद्ध हुआ। देखिए इसमें क्या क्या हो रहा है। अंबूर के युद्ध में आपको यह देखने को मिल रहा है कि ये तीनों की सेना, चंदा साहब प्लस मुजफ्फर जंग प्लस डुप्ले, ये तीनों की संयुक्त सेना गई और कर्नाटक के अंबूर नामक क्षेत्र में अनवरुद्दीन से युद्ध कर डाली। ठीक है, और अनवरुद्दीन क्या हो गया, मारा गया। बेचारा अकेला क्या कर लेगा। ठीक है, तो अनवरुद्दीन इसमें क्या हो गया, मारा गया। और अब किसके पास आ गया अधिकार, चंदा साहब के पास आ गया। ठीक है, और अब चंदा साहब के पास जब अधिकार आ गया तो चंदा साहब ने क्या कर दिया, इनको अपनी अर्काट को अपनी राजधानी बनाई। कर्नाटक का जो अर्काट वाला क्षेत्र था, अभी इसको आप देखोगे कि अर्काट का भी एक महत्व है। तो चंदा साहब ने अर्काट को अपनी क्या बनाई, राजधानी बनाई। फ्रांसीसियों को क्या पकड़ा दिया, फ्रांसीसियों को, भाई अब फ्रांसीसी से बिल्कुल खुश थे, तो भाई फ्रांसीसियों को क्या दे दिया गया, फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के 80 गांव। अब समझ रहे हो पांडिचेरी का क्षेत्र कहां से मिला था फ्रांसीसियों को, तो फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के 80 गांव प्रदान कर दिए। ठीक है, अर्काट को राजधानी हो गई। लेकिन जो अनवरुद्दीन का बेटा था, अब यहां बिल्कुल समझिएगा कि देखो अनवरुद्दीन तो मारा गया, लेकिन अनवरुद्दीन का बेटा तो है ना। ठीक है, तो अनवरुद्दीन का बेटा का नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, अब भाई साहब इसने भाग करके कहां पे, त्रिचनापल्ली के किले में, त्रिचनापल्ली के किले में जाकर के शरण मांग ली, और यहां पे जाकर के व्यवस्थित होकर के जम गया। ठीक है, पॉइंट को समझ रहे हो। युद्ध हो रहा है, एक बार फिर से देखो अगर कहीं पे कंफ्यूजन, युद्ध हो रहा है, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, डुप्ले, तीनों ने मिलकर के क्या किया, अनवरुद्दीन के विरुद्ध युद्ध किया। अनवरुद्दीन मारा गया, अनवरुद्दीन मारा गया, तो अनवरुद्दीन का बेटा है मोहम्मद अली, और वो जाकर के किसमें, त्रिचनापल्ली के किले में उसने शरण मांग ली और वो वहीं पे जम गया।
अब चंदा साहब के पास कर्नाटक का आधा राज्य आ गया और कर्नाटक के आधा राज्य के अंतर्गत उन्होंने क्या कर दिया, पांडिचेरी के 80 गांव किसको प्रदान कर दिए, फ्रांसीसियों को प्रदान कर दिए। ठीक है, यहां तक अब अंग्रेज शांत थे। अब अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो फ्रांसीसियों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़े जा रही है, ये भैया किसी को भी आ रहे हैं नवाब बना दे रहे हैं, किसी को हटा दे रहे हैं, हम ऐसे में तो निपट लेंगे। तो फिर अब अंग्रेज यहां से एक्टिव हुए और अब अंग्रेज जब एक्टिव होंगे तब दोनों का आपस में सीधा फिर से संघर्ष शुरू होगा। तो फिर अब यहां से अंग्रेज जो है वो एक्टिव हुए और अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेज जब एक्टिव हो रहे हैं तो अंग्रेज ने बोला कि भाई अब हम साथ देंगे किसका, कौन एक बच रहा है, नासिर जंग। ठीक है, हैदराबाद के निजाम का बेटा नासिर जंग है ना। तो बोला, इन्होंने बोला, अंग्रेजों ने बोला कि भाई नासिर जंग का साथ देंगे और नासिर जंग का साथ देकर के इन्होंने क्या किया, नासिर जंग का साथ दिया और संयुक्त सेना जो थी डुप्ले की, अनवरुद्दीन डुप्ले की हो गई, चंदा साहब की हो गई और आपकी एक कौन आपका बच रहा था, मुजफ्फर जंग। तो ये तीनों की क्या कर दिया, तीनों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और तीनों के खिलाफ युद्ध में क्या हुआ, ये संयुक्त सेना से जीत गए। भाई अंग्रेज की सेना मिली और यहां पे डुप्ले भी हार गया, यहां पे चंदा साहब भी गए और मुजफ्फर जंग भी गए, तीनों व्यक्ति क्या हुए, हार गए। ठीक है, और तीनों व्यक्ति हार गए तो अब किसकी मेन हो गए, नासिर जंग अब मेन हो गए। लेकिन नासिर जंग के यहाँ विद्रोह हो गया और नासिर जंग उस विद्रोह में मारा गया। ऐसे हो रही है कहानी, विद्रोह कहीं हो रहे हैं, कोई बन रहा है, एक आध दो दिन के लिए राजा बना और उसके बाद फिर निपट लिया। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि ये नासिर जंग कौन था, ये हैदराबाद के निजाम का बेटा था। मुजफ्फर जंग कौन था, भांजा था। तो भैया भांजे का साथ किसने दिया, डुप्ले ने दिया। तो अब बेटे का साथ कौन दे रहा है, अंग्रेज दे रहा है। ठीक है, मोहम्मद अली कहां पहुंच गए, निजाम का बेटा था। ठीक है, हैदराबाद के निजाम थे। तो भाई अब यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे इस चीज को समझिएगा, ये मोहम्मद अली तो जाकर के बिल्कुल छुप कर बैठा है और किसका बेटा है, अनवरुद्दीन का बेटा है वो मोहम्मद अली। तो देखो अब नासिर जंग क्या हो गया, नासिर जंग क्या किया, नासिर जंग अंग्रेजों के साथ हुआ और इनकी तीनों की संयुक्त सेना को नासिर जंग ने हरा दिया। लेकिन नासिर जंग के यहाँ भी विद्रोह हो गए, उनकी सेना में विद्रोह हो गए। ठीक है, और जब चूंकि कुछ लोग किसके, मुजफ्फर जंग के सपोर्टर रहे होंगे, आपस में वहां पे विद्रोह हो गए और विद्रोह में क्या हुआ, नासिर जंग में निपट गए। नासिर जंग क्या हुआ, विद्रोह में नासिर जंग मारा गया, नासिर जंग मारा गया। ठीक है, ऐसे हो रही कहानी, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। क्लियर है, तो यहां से नासिर जंग की भी कहानी खत्म हुई। फिर अब आ रहे हैं आपके मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग भी निपट लेंगे। अब देखो मुजफ्फर, इस चीज को खत्म करते हैं जल्दी। मुजफ्फर जंग को अब सावधानी से लेकर के जाना, चूंकि भाई कोई भी आएगा मुजफ्फर जंग को निपटा देगा। तो भैया इनकी जो बुस्सी एक और थे, फ्रांसीसी सैनिक थे, इनके पास आया कि भाई बुस्सी को क्या करना है, इसको बचा करके लेकर जाना है। लेकिन मुजफ्फर जंग को कुछ पठानों ने पाया और उसको निपटा दिया। मुजफ्फर जंग भी मारे गए, कुछ पठान आए और मुजफ्फर जंग को निपटा दिए। अब जब मुजफ्फर जंग गया तो उसका छोटे भाई को सलावत जंग को बुस्सी ने नवाब बना दिया। ठीक है, तो भाई मुजफ्फर जंग को भी कुछ नवाबों ने मार दिया। ये नाम उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कम से कम कहानी समझने के लिए आपको करना पड़ेगा। बुस्सी आ रहे हैं, एक ये फ्रांसीसी सैनिक है जिसको सुरक्षा दी जा रही कि भैया तुम मुजफ्फर जंग, अब देखो ना साथ में ना डुप्ले के मुजफ्फर जंग। अब मुजफ्फर जंग कहाँ का नवाब है, हैदराबाद का एक तरीके से नवाब है। और नासिर जंग को क्या बना दिया गया था, हैदराबाद का नवाब बना दिया गया था।
लेकिन वो मारा गया। अब जब नासिर जंग मारा गया तो केवल कौन बनेगा? मुजफ्फर जंग नवाब बने रहेगा। तो नवाब की सुरक्षा भी तो जरूरी है। तो नवाब की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन नवाब के विद्रोही, नवाब के दुश्मन भी घूम रहे हैं। तो भाई बुस्सी को बोला गया कि जाओ थोड़ा इनको हिफाजत से पहुंचाओ सुरक्षित जगह, लेकिन सुरक्षित जगह नहीं पहुंच पाए, पहले निपट गए। ठीक है, मुजफ्फर जंग गए, उनके छोटे भाई पे सलावत जंग को शासक बनाया गया। यहां तक सब चीज चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बिल्कुल पूरा इधर उधर हो रहा है। अंग्रेजों ने बोला कि भैया अब समय है, कैसे भी करके अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को त्रिचनापल्ली के किले से निकालो, क्योंकि अगर वो निकलेगा तो पूरे के पूरे समीकरण चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अनवरुद्दीन हमारे साथ था। ठीक है, ये बोला कि मुजफ्फर जंग की मृत्यु हुई, कुछ पठानों ने मार दिया। तो भैया बुस्सी ने क्या किया, अपना थोड़ा दिमाग लगाया, बोला कि भैया नवाब बिना तो कैसे चलेगा। तो तुरंत उसने क्या किया, सलावत जंग एक छोटा भाई था मुजफ्फर जंग का, तुरंत उसको नवाब घोषित कर दिया कि हैदराबाद का नवाब कौन, अब सलावत जंग। लेकिन अब अंग्रेज बुद्धि लगा रहे हैं कि अब हमारा समय है कि हम कर्नाटक का जो नवाब है, अनवरुद्दीन का बेटा जो जाकर के त्रिचनापल्ली के किले में शरण लेकर रखा है, उसको कैसे भी करके छुड़ा दे। लेकिन चूंकि वहां पे चंदा साहब बैठा है, घेरा डाले। डुप्ले ने क्या बोला चंदा साहब को कि भैया ये उत्तराधिकारी है, कभी भी निकलेगा और सबसे पहले तुमको ही निपटाएगा, क्योंकि उत्तराधिकारी तो किसका है, वो अनवरुद्दीन का है। और लेजिटिमेट शासक कौन है अभी तक, नवाब अनवरुद्दीन। तो मतलब अनवरुद्दीन का बेटा बन सकता है, तो तुम्हारे लिए क्या बेहतर है कि तुम उसको निकलने ही ना दो, और साथ में वो निकले तो तुम उसको निपटा दो। तो घेरा डाल के रखा है त्रिचनापल्ली के किले में कौन, चंदा साहब। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। कहानी चल रही, कहानी को कहानी जैसे लीजिएगा, लेकिन यही कहानी में ही पूरा का पूरा युद्ध छुपा है। ठीक है, कहानी ही पूरा है। तो अब क्या हो रहा है, अब त्रिचनापल्ली के किले में कौन बैठा है, मोहम्मद अली बैठा है। भाई साहब ये भी खतरनाक आदमी, छुप के बैठा है। मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली के किले में बैठा है, और त्रिचनापल्ली के किले में कौन आ रहा है, कौन, चंदा साहब ने घेरा डाल के बैठा है। चंदा साहब त्रिचनापल्ली के किले में घेरा डाल के बैठे। उनको ये लग रहा है कि भाई अगर ये निकलेगा तो हमारी ही सत्ता को सबसे पहले हानि पहुंचाएगा। तो अब चंदा साहब तके बैठे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। और अब अंग्रेज बोल रहे हैं कि भाई यहाँ तो चंदा साहब त्रिचनापल्ली के किले में घेरा डाला है, तो अब हम कैसे ये मोहम्मद अली को बाहर निकालें। ठीक है, फिर अब मौका आता है सबसे ज्यादा ग्रेट दिमाग वाले क्लाइव का। अब यहां आता है क्लाइव, बुद्धिमान की। देखो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसकी पहचान एक अच्छा व्यक्ति कर लेता है। अंग्रेज कौन है, अंग्रेज इसीलिए इतने लंबे तक शासन करे, क्योंकि उनके यहाँ व्यक्ति को पहचानने का हुनर है। क्लाइव कौन है, केवल क्लर्क। क्लाइव कौन है, क्लर्क। लेकिन क्लाइव ने क्या किया, बुद्धि दे दी उनको, बोले कि भाई साहब क्यों परेशान हो रहे हो तुम, त्रिचनापल्ली के किले में बैठा चंदा साहब घेरा डाले बैठे, तो तुम अरकाट में घेरा डाल दो। अरकाट किसकी, चंदा साहब की राजधानी है, समझ रहे हो। चंदा साहब की राजधानी कौन, अरकाट। और अरकाट में जैसे तुम घेरा डालोगे वैसे चंदा साहब यहां से भाग करके आएगा और सीधे अरकाट में, क्योंकि भाई उसे भी अपनी राजधानी बचानी है। क्लाइव ने कितना बड़ा दिमाग दिया, बुद्धि। यहां से क्लाइव का फिर उठना शुरू हुआ। अब यहां से क्लाइव फिर गवर्नर बनेगा, जो क्लर्क था वो गवर्नर बना। ठीक है, तो कहते हैं आपदा क्या है, एक अवसर है। तो आपदा आई क्लाइव के लिए अवसर ऊपर उठने का। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, ये जो चंदा साहब किले में बैठा था, तो भाई यहां पे आते हैं क्लाइव महोदय, जो क्या है, क्लर्क है। और क्लाइव ने बोला कि भाई साहब तुम ऐसा करो कि तुम अरकाट पर घेरा मार डालो, अरकाट पर घेरा कर दो। और अरकाट किसकी राजधानी है, चंदा साहब की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी। और जैसे ही अंग्रेजों ने अरकाट पर घेरा किया, वैसे ही चंदा साहब दौड़ करके अरकाट को बचाने के लिए आया। और जैसे अरकाट को बचाने के लिए आया, अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को निकाल लिया और कर्नाटक का नवाब वापस, और चंदा साहब भी निपट लिए क्योंकि बचाने गए थे। सेंट लॉरेंस भी, जो फ्रांसीसी गवर्नर, जो फ्रांसीसी का सेनापति था, वो भी निकल लिया। चंदा साहब भी गए, अब कौन बचा अकेले, कर्नाटक का नवाब। ठीक है,
तो अब क्या हो रहा है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध समझ में आ रहा है, ऐसे फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसको लिख लो, जो भी यानी लिखना है जैसे तरीके से, थोड़ा पॉइंट बना बना करके लिख लो ताकि कम से कम ये चीज क्लियर रहे। ठीक है, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध, ठीक है, यहां तक बात हो गई कि अब कौन हो गए, अब मोहम्मद अली मेन हो गए। और इसी बीच, यहां तक हो गए, लिख लिए सब लोग, है ना। अब इसी बीच फ्रांसीसी सरकार ने एक निर्णय लिया, और जो सबसे ज्यादा खतरनाक निकला, फ्रांसीसी सरकार ने एक निर्णय लिया और क्या किया, उन्होंने डुप्ले को वापस बुला लिया, वापस बुला लिया। अब ये देखो, ये सबसे बड़ा निर्णय है। डुप्ले एक ऐसा व्यक्ति था जो फ्रांसीसी कंपनी को कहां से कहां तक पहुंचा सकता था। डुप्ले के ही सेनापतित्व में, उसी के ही नेतृत्व में इतना आगे तक फ्रांसीसी कंपनी गई थी। अब डुप्ले वापस, मैं बोला ना सरकारी कंपनी है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। सरकार के ऊपर दबाव कौन डाल रहा है, ब्रिटेन की कंपनी, तुम डुप्ले को बुलाओ, बहुत ज्यादा उधम मचा करके रखा है। तो भैया ब्रिटेन की कंपनी, ब्रिटेन सरकार के ऊपर फ्रांसीसी सरकार का दबाव है, और फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया। जैसे डुप्ले आया, सब खेल खत्म। ठीक है, और डुप्ले की जगह फिर किसको एक शासक बनाया गया, गोडेहू। अगला गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर गोडेहू, जो उतना कुछ महत्वपूर्ण काम इसने नहीं किया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। डुप्ले को वापस बुलाएगा और उसके बाद फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना, गोडेहू बना। और यहां पे आती है पांडिचेरी की संधि। पूछ लेगा भाई पांडिचेरी की संधि किन किन के बीच में हुई थी, तो पांडिचेरी की संधि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की कंपनी के बीच हुई थी। अब कर्नाटक का दूसरा युद्ध खत्म, इतनी सारी चीजें हुई कर्नाटक के दूसरे युद्ध में। कर्नाटक का दूसरा युद्ध खत्म, अब दोनों के बीच में संधि हो गई। डुप्ले वापस गया और गोडेहू ने क्या कर दिया, संधि कर ली अंग्रेजों के साथ। और इस अंग्रेजों के संधि में क्या किया गया, यह बोला गया कि भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है भाई साहब। गोडेहू कौन है, फ्रांसीसी गवर्नर, अगला गवर्नर है। चूंकि डुप्ले वापस चला गया, तो अब डुप्ले की जगह फ्रांस की सरकार ने किसको भेजा, गोडेहू को। और गोडेहू को भेजा इसलिए था कि तुम्हें अंग्रेजों के साथ क्या करना है, एक संधि करनी है। और अंग्रेजों के साथ संधि कौन सी हुई, पांडिचेरी की संधि। ठीक है, जो रही 1755 में, 1755 में। ठीक है, और किन किन दो के बीच में हो रही है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। और संधि का आउटपुट क्या निकला कि भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में अब हमें हस्तक्षेप नहीं करना, क्योंकि हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके ही आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। लेकिन यह संधि कैसी थी, अनिश्चित संधि थी, कभी भी इसको तोड़ा जा सकता था, और तोड़ा भी गया। तब फिर कर्नाटक का तीसरा युद्ध आता है। ठीक है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध तक क्लियर है, पांडिचेरी की संधि। कितना टाइम हो गया, बचा है अभी 50 मिनट। चलो थोड़ा सा कर्नाटक का तीसरा युद्ध खत्म करके इस टॉपिक को ही खत्म कर देते हैं ना, बहुत लंबा, फिर कल के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब उसके बाद अब आते हैं अपन कर्नाटक के तीसरे युद्ध में, जो आपको फिर से नौटंकी करता हुआ दिखेगा। अब कहां से युद्ध शुरू हुआ, यूरोप में फिर से युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, बताओ, यूरोप में फिर से युद्ध शुरू हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यहां आपस में ये लोग संधि भाईचारे से रहने की कोशिश कर रहे हैं और वो करने ही नहीं दे रहे हैं। तीसरा युद्ध 1755 से लेकर के 1763 तक
ठीक है, ये लोग भाईचारा कर रहे थे, लेकिन भाईचारे के साथ इनको रहने ही नहीं दिए इनके मालिक। वहां इन लोगों ने लड़ाई शुरू करी और यूरोप में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध। 7 साल का युद्ध शुरू हुआ। 7 साल तक वहां पे युद्ध चला, और वहां 7 साल तक युद्ध चला, तो यहाँ पे भी 7 साल तक युद्ध चला। और ये 7 साल के युद्ध में कहीं के नहीं बचे फ्रांसीसी। ठीक है, और कौन सा युद्ध होता है? वांडीवास। वांडीवास का युद्ध दोनों के बीच में शुरू हुआ। वांडीवास का युद्ध दोनों के बीच में, कौन कौन दोनों के बीच में? अंग्रेजी सरकार और सरकार नहीं, अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी। ये भारत में हो रहा है वांडीवास का युद्ध। और यूरोप में कौन सा हो रहा है? सप्तवर्षीय युद्ध, 7 साल का युद्ध। और वही चीज यहां पे रेप्लिकेट हो गई। ठीक, वांडीवास का युद्ध आपका होता है 1760 में, 1760, जिसमें आपको अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और दोनों के बीच में युद्ध में कौन किसका नेतृत्व कर रहा है? तो अंग्रेजी सरकार कंपनी का आयरकूट ये नेतृत्व करता, कर लीजिएगा, आयरकूट के नेतृत्व में हो रहा है। और फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व कर रहा है काउंट लाली। काउंट लाली, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ। आयरकूट का नेतृत्व कौन कर रहा है? अंग्रेजी कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी का कौन नेतृत्व कर रहा है? काउंट लाली। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कौन जीता? अंग्रेजी कंपनी, जिसमें अंग्रेज युद्ध जीत गए। और अंग्रेज युद्ध जीत गए तो फिर पूरा का पूरा खेला हो गया। यहां से पूरी तरीके से कौन जीत गए? अंग्रेज। और वहां पे भी क्या हुआ? 7 साल का युद्ध खत्म हो गया। यूरोप में भी सप्तवर्षीय युद्ध खत्म, यहां पे वांडीवास के युद्ध में भी फ्रांसीसी हार गए। अब इसके बाद होती है लास्ट संधि, जिसका नाम है पेरिस की संधि, जो कहां पे हो रही है? यूरोप में हो रही है पेरिस की संधि। ठीक है, तो एक लास्ट संधि जो आपको देखने को मिलती है, जो हो रही है 1765 में, 1765, पेरिस की संधि। ठीक है, जो यूरोप में हो रही है पेरिस की 1765 में। जो पेरिस की संधि में क्या बोला गया है? देखो, पेरिस की संधि में यह बोला गया कि अब इसके बाद से फ्रांसीसी कंपनी केवल व्यापार करेगी। ठीक है, ना ही सेना रख सकती है, और ना ही सेना रख सकती है, और क्या कर सकती है? ना ही सेना रख सकती है और ना ही किले बना सकती है। केवल और केवल क्या करेगी? व्यापार करेगी। और व्यापार भर करेगी तो क्या करेगी? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? पेरिस की संधि में फ्रांसीसी कंपनी के सभी कारखाने वापस कर दिए गए। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी के सभी कारखाने वापस कर दिए गए और बोला गया कि केवल और केवल आप व्यापार करोगे भारत के साथ। इसके अलावा अब आप किसी प्रकार से ना ही आप किले बनाओगे, ना ही किसी प्रकार की आप सेना रख सकते हो, ना ही किसी दूसरे भारतीय शासकों के साथ आप कोई संधि करोगे, और ना ही किसी भारतीय शासकों के आंतरिक मामलों में आप हस्तक्षेप करोगे। अब केवल और केवल फ्रांसीसी कंपनी क्या हुई? केवल व्यापारिक कंपनी। और अब यहां से क्लियर हो गया कि अब भारत का मालिक कौन? अंग्रेज। कोई दूसरी कंपनी नहीं है सामने। डच पहले ही निकल लिए, डच आए ही नहीं थे, आए थे तो कितने थे? कुछ नहीं थे, क्योंकि डच पोर्तुगीज पहले ही निकल लिए, हार के चले गए, है ना। सब डच, डेनिश, पुर्तगाल सब हार गए, फ्रांसीसी गई, बची कौन? एक अकेली अंग्रेज कंपनी। और अब अंग्रेजी कंपनी को किस भारतीयों को छुटमुट
विद्रोह को निपटाना था, और पूरा का पूरा 200 साल का उनका क्या था, साम्राज्य बिल्कुल टिकाऊ हो गया। अब समझे कि अंग्रेजी कंपनी को यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करने से पहले कितना संघर्ष करना पड़ा। तो शक्तिशाली व्यक्ति हमेशा क्या करता है, संघर्ष करता है। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से बचता नहीं है, आगे संघर्ष करेगा तो उसको बहुत फल मिलेगा। तो अंग्रेजों से सीखने की जरूरत है कि भाई देखो इतने युद्ध हुए, सब चीज़ हुए, उसके बावजूद वो हार नहीं मानी। और भारतीय देखो 1000 साल से गुलाम। जब मौका मिलता था तो भारतीयों को ऐसा होता है ना कि जैसे अब मान लो आपका घर बहुत बड़ा है और अगल बगल बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी हैं, और झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल ताक में बैठे हैं कि ये शासक कमजोर होगा, हम इसके पास जाकर के कब्जा कर लेंगे। तो तुम्हारे घर का कोई कमजोर नेता निकला, दम धड़ाका नहीं है, लड़का तुम्हारा ऐसा किसी काम का नहीं निकला, तो क्या हुआ, अगल बगल वाले जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले सब तुम्हारे घर में आकर कब्जा कर लेंगे। भारत ऐसा ही था, उसके अगल बगल कौन थे, सब झुग्गी झोपड़ी। ये जितने भी तुर्क मंगोल कुछ नहीं है, था ही नहीं इनके पास, गरीब बेचारे भूखमंगे थे, दिमाग नहीं लगाते थे। दिक्कत ये थी कि हमारे पास दिमाग नहीं थी उनके पास दिमाग ज़्यादा नहीं थी, हमने अपनी दिमाग कहीं और छोड़ के आए थे। हमने अपनी बुद्धि किसमें, अंधविश्वास में लगा के रखी थी। एनसीईआरटी क्लियर नहीं थी हमारी, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं थे। पृथ्वीराज क्या बोल रहा है, भैया रात का समय है, सुबह का समय, भोर का समय, हम युद्ध नहीं करते। कृष्ण को देखो, एनसीईआरटी क्लियर है, कर्ण का रथ फंसा हुआ है, पहिया फंसा हुआ है जमीन में, अर्जुन को बोलते हैं मार। अर्जुन बोलता है कि अरे भैया उसका तो रथ जमीन में धंसा हुआ है, मेरे को पूरी दुनिया क्या बोले, बोले अरे दुनिया को छोड़ तू मार, अगर वो रथ निकाल लिया और अगर उसके पास धनुष आ गए तो फिर तुम न जीत पाओगे, या कि जीतोगे भी तो बड़ा टाइम लगेगा। तो ये भूल जाओ धर्म कहाँ है, तुम्हें मारना है, धर्म तुम्हारा यही है कि पहले उसको मारो। तो धर्म क्या बोला, तो पृथ्वीराज चौहान को ये नहीं देखना चाहिए था कि भोर है, पृथ्वीराज चौहान को ये देखना चाहिए था कि भाई दुश्मन सामने खड़ा है और हमें उसको मारना है। नहीं मारे, अपने धर्म के ऊपर रह आए। धर्म ही क्या है आपका, धर्म मतलब क्या है कि जब आपके सामने समस्या आएगी तो उसके सामने आपको युद्ध करना है, चाहे वो कोई भी समय हो। ये क्या होता है, शुभ मुहूर्त। भारतीय इसी में निपटे हैं, हर चीज़ शुभ मुहूर्त देख देख के, शादी करने शुभ मुहूर्त, हनीमून में जाना शुभ मुहूर्त, बच्चा पैदा करना शुभ मुहूर्त, इसीलिए निपटे हैं। और कुछ नहीं था कारण निपटने का, शुभ मुहूर्त जो अभी भी चल रहा है। क्या करना है, रॉकेट को लॉन्च करना है तो मुहूर्त निकालेंगे, उसके ऊपर बढ़िया नारियल नारियल फोड़ देंगे रॉकेट के ऊपर, है ना, और फिर उसके बाद निकालेंगे। ये तुम कहाँ वैज्ञानिक हो, इतने बड़े वैज्ञानिक, और तुम भी अभी इस चीज़ में पढ़े हो। क्या होता है शुभ मुहूर्त, भाई प्रकृति है, 7 दिन बराबर। हमसे अभी सर बोले मंगलवार है बजरंग बली का, हम बोले का एक ही दिन रहते, तो बोलते हैं आज के दिन ज़्यादा फॉर्म में रहते हैं। हम बोले तो विराट कोहली निकल गए, एक दिन फॉर्म में बाकी सारे दिन ठप, कैसे बजरंग बली, 7 दिन बराबर है ना भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो भारतीयों, ये ना होता कि भारतीयों के पास कम थी और उनके पास ज़्यादा थी, हमने बुद्धि कहीं और छोड़ के आए थे, कहीं और लगाए बैठे थे। यूज नहीं, हमने कुछ ज़्यादा यूज कर ली, ज़्यादा अकिल लगा लिए, और ज़्यादा अकिल का देख लो, 1000 साल से हम थे गुलाम, जो भी आए 2 झापड़ मारे, बैठा दे, चल बैठ, अभी उसका गुलाम था, हमरा नहीं बनेगा, ऐसा भेदभाव। ठीक है, तुर्कों के थे, मंगोलों के क्यों नहीं बनोगे, मुगलों के क्यों नहीं बनोगे, अंग्रेजी आए बोले कि भैया इतने साल तक तुम थे, 1000 साल से, हमारा क्यों नहीं बनोगे। अभी देख लो नेता गुलाम बनाए बैठे हैं, अब तुम खुद ही गुलाम बने बैठे हो अपने ही। ठीक है, तो कर्नाटक का युद्ध यहाँ से कंप्लीट होता है, कर्नाटक के तीनों युद्ध कंप्लीट, और यहाँ से अब अंग्रेजी फ्रांसीसी कंपनी कंप्लीट। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब इसके बाद वाला जो टॉपिक है, अब इसके बाद अपन जो पढ़ेंगे ना, मुगल शासन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ वहाँ पे भी कुछ चीज़ें देख लेंगे, है ना, शायद बंधु आएंगे तो थोड़ा वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, कुछ नए नए साम्राज्य देख लेंगे, फिर उसके बाद सीधे अपन अंग्रेजी कंपनी में चलेंगे। ठीक है, ताकि आपका पूरा एक लाइन से सारा चलता जाए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो
तो भाई देख लो भाई, जो यूट्यूब में देख रहा है लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अगर तुम्हें लग रहा है कमेंट करने योग्य है तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।